नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। पूरी दुनिया ही इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब मानवता पर संकट है। वो चाहे प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे मानवीय रूप से। अब जो रात में घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। तीसरा विश्व युद्ध क्या अब बिल्कुल दरवाजे पर, चौखट पर आके खड़ा है? ये सवाल अब जरा भी अटकलबाजी वाला नहीं रहा है। इस सवाल का जवाब खुद ये सवाल दे रहा है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हमारे सामने मंडरा रहा, जिसकी आशंका काफी वक्त से लगाई जा रही। जिस जिस दुनिया के जिस जिस हिस्से में दो अलग अलग शत्रु हैं, हर पूरी दुनिया में आप देखिए, ग्लोब पर अलग अलग हिस्सों में जहां जहां शत्रु हैं, तो वो सभी शत्रु एक साथ टकराना शुरू कर। ऐसे हालात में ही फिर मोर्चे बनते हैं, दो खेमे बन जाते हैं, अलग अलग देशों की के गुट बन जाते हैं और विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। इजराइल ने चीन पर बहुत भयंकर हमला किया, सॉरी, ईरान पर बहुत भयंकर हमला किया। ये हमला उसके 6 ठिकानों पर है, जिसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर जो ठिकाना था, परमाणु ठिकाना, जहां पर वो डेवलपमेंट कर रहा था, परमाणु बम के लिए काम कर रहा था, यूरेनियम के संवर्धन का काम था, उस पर भी अटैक। सबसे बड़ी बात, ईरान के जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ है, वो भी मारा गया है इस हमले। लेकिन इस हमले में, वह ईरान पर, इस हमले में इजराइल फंसता नजर। इजराइल एक साथ इतने मोर्चे खोल करके फंसता क्यों नजर आ रहा है? इजराइल ने अटैक किया है, इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान हुआ है, क्योंकि अब इजराइल अटैक के बाद ईरान के जवाबी हमले से सहमा बैठा। इस सब के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जो देश पकड़ा गया है, हालांकि बार बार बेनकाब होता है, लेकिन दुनिया में ऐसा वक्त है कि हर जगह पर बार बार बेनकाब होने वाला लीडरशिप वही कायम है। अमेरिका इस बार फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है। पूरी तरह उसकी दोगलापन, उसका जो है, उसकी दोगली नीति, वो पूरी तरह उजागर हो गई है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अशांति की तरफ ले जाकर के शांति का तमगा लगाए घूमता है। कैसे, हम आपको अभी बताएं। और इस सब घटनाक्रम के बीच नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है, और ये खतरे की घंटी मोदी के लिए कह के हम खबर को डायलूट कर देंगे, ये दरअसल भारत के लिए खतरे की घंटी है। मोदी हैं, चले जाएंगे, बहुत मोदी आएंगे, बहुत मोदी जाएंगे, बहुत प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, भारत के लिए खतरे की घंटी कैसे है? शुरू करते हैं चर्चा, फटाफट जरा दिखाइए, न्यूज दिखाइए, पहले खबर स्टेब्लिश कीजिए। देखिए, इजराइल का ईरान पर अटैक, सेना प्रमुख मारे गए। आईआरजीसी यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड चीफ, 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले इजराइल को सजा मिलेगी। नेक्स्ट, अगला, ये देखिए 6 ठिकाने हैं। ये 6 ठिकाने तबरीज, तेहरान, करमानशाह, अराक, नतांज और इस्फहान। इसमें नतांज जो है, ये नतांज बहुत महत्वपूर्ण, सबसे जो पूरा ईरान के जो प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठान है, उसमें नतांज सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। नतांज भी टारगेट पर था इजराइल के। इसको हटा दीजिए। जो मारे गए हैं, सब डिटेल में चर्चा, कौन कौन, किसकी क्या अहमियत थी, क्या होता था, सब हेमंत जी बताएंगे। नेक्स्ट लाइए, अगला स्क्रीनशॉट लाइए। ये फोटो है ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की मौत हुई है, उनकी फोटोग्राफ है। अगला, अगली खबर लाइए, फटाफट लाइए। हमले पर अमेरिका ने क्या कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको हम चर्चा में आगे खोलेंगे। इस स्क्रीनशॉट को रहने दीजिए। यही भारत के लिए, ये जो हमले पर अमेरिका ने कहा है, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी। अमेरिका ने क्या कहा और ट्रंप ने क्या कहा, ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट में 10 मिनट के बाद लाएंगे चर्चा में, लेकिन क्योंकि पहले हमले को समझना जरूरी है।
क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड वार को कैसे जो है बिल्कुल दहलीज पर खड़ा कर दिया है। हेमंत भाई, ये पूरा अटैक और तीसरे विश्व युद्ध, इन दोनों में कितनी समीपता, कितनी निकटता नजर आ रही है? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही भयावह स्थिति है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, जिस तरीके के हालात क्रिएट कर दिए गए हैं। और दर्शक साथियों के लिए बता दूं कि 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद किसी भी देश द्वारा किसी भी देश के परमाणु इंस्टॉलेशन को टारगेट किए जाने का ये पहला मामला है। इससे पहले कभी नहीं किया गया। और ये अमेरिका 2-3 दिन से लगातार कह रहा था और सारी चीजें, ट्रंप चाहे कितना ही मना करे, लेकिन हकीकत ये है कि वो पल्ला झाड़ नहीं रहे। उनकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है। उनकी शय के बिना इजराइल की औकात नहीं है कि वो अपने से 7 गुना बड़े देश के ऊपर हमला इस तरीके से कर पाए। इजराइल की जो टोटल जो सरफेस एरिया है 21,640 स्क्वायर किलोमीटर है केवल, और दुनिया में 142वां है अगर आप उसके एरिया के हिसाब से देखें तो। और ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है और 1,64,000 और 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर उसका वो है। तो इतने बड़े देश के ऊपर ऐसे ही हमला उसने नहीं कर दिया है, बाकायदा उसने सोच समझ के किया है। और जिस बेशर्मी के साथ अमेरिका इसको आत्मरक्षा का अधिकार बता रहा है, तो थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं कि अगर ये ईरान ने तो कुछ भी नहीं किया। ईरान ने क्या किया इजराइल के साथ? कुछ भी नहीं किया। उसको अगर आत्मरक्षा कह रहा है, और पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में पहलगाम में जो किया और भारत ने जो काउंटर किया वो क्या था, और उसको पाकिस्तान को महान बता रहे हैं। ट्रंप का मुंह नहीं मैदान है, जो मर्जी आए करते रहे। और मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि दुनिया के सन की राष्ट्राध्यक्ष पूरी दुनिया की मानवता के लिए खतरा है, और ये आज नेतन्याहू ने दिखा दिया। जिस तरीके से अर्ली मॉर्निंग में उसने अटैक किए, धुआंधार अटैक किए हैं 6 अलग अलग ठिकानों के ऊपर, और 4 उनमें से सैन्य प्रतिष्ठान है, परमाणु प्रतिष्ठान है, जैसा आपने दिखाया। बेसिकली क्या है आशीष भाई, इसके अंदर वहां के सेना प्रमुख मार दिए गए हैं, आरजीसी चीफ चले गए हैं, जो क्या नाम है इस्लामी गार्ड, उसके गार्ड के कमांडर थे हुसैन सलामी, उनकी डेथ हो गई है। 2 जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, मोहम्मद मेहदी तेरांची व फादून अब्बासी, उन दोनों की भी डेथ हो गई है। तो अपनी तरफ से जो इजराइल टिपिकल टारगेटेड हमले करता है, ये पूरा का पूरा ना केवल आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला है, बल्कि टारगेटेड मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर भी हमला है। इसको कोई भी देश कैसे बर्दाश्त करेगा, आप बता दीजिए। किसी भी सेना के प्रमुख के ऊपर अगर आप हमला करेंगे, उसको मार देंगे। सैन्य अधिकारियों की और भी कईयों की मौत हुई है जो अभी तक अपुष्ट है, लेकिन मौत हुई है, क्योंकि पूरे के पूरे कैंपस के ऊपर वो हुआ है। तो ये बेसिकली अपने आप में बहुत भयंकर खतरनाक इसके परिणाम हो सकते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको हाइप नहीं दे रहे, लेकिन ये तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट हो सकती है। जिस तरीके के सन की पूरी दुनिया के अंदर सत्तारूढ़ है, उधर ट्रंप है, उधर नेतन्याहू है, उधर पुतिन है, उधर शी जिनपिंग है। ये कब करेंगे, क्या करेंगे, किसकी मदद करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, कब पल्ला झाड़ लेंगे, कब समर्थन दे देंगे, नोबडी नोज। और इस तरह का जो गड्ढमड होता है, जो उसमें आम आदमी की शामत है और उन लोगों की शामत है जो शांति से जीना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सारे के सारे हैं ही वे। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमला किया और उसके बाद अपने ही देश के लोगों को डरा रहा है, इमरजेंसी लागू कर दी खुद पूरे देश के अंदर। और वो कह रहा है कि ईरान के पास इजराइल के ऊपर हमला करने के बहुत ज्यादा घातक हथियार है। तुम्हें पहले नहीं पता था इस बात का? जब उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके घर में घुस के मार रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आया? और इस ऑपरेशन का नाम देखिए क्या रखा है, पूरे मिडिल ईस्ट को चिढ़ाने के लिए। इसका जो ऑपरेशन का नाम लिखा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, उगता हुआ अपने शेर, अपने आप को शेर। और फिर इमरजेंसी लगाता है अपने देश के अंदर, और फिर देशवासियों को कहता है कि बड़े सावधान हो जाइए, उनके पास हमारे ऊपर हमला करने के बहुत सारा वेर विदाल है। तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया है, पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया है। और अमेरिकन राष्ट्रपति का ये कह देना कि आत्मरक्षा, इसमें आत्मरक्षा कहां से? इजराइल की कौन सी आत्मरक्षा थी इसमें? वहां तो तमाम देश दुनिया भी बसते हैं ना। 2015 में अमेरिका ने इनके साथ सिग्नेचर किया था, न्यूक्लियर उसको लेकर के डील की थी, कि उसमें यह था कि ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और अमेरिका जो है उनके ऊपर जितने भी जो फाइनेंशियल प्रतिबंध थे उनको हटा लेगा। 2015 की डील थी। ट्रंप ने 2018 में क्यों हटाई? वो ट्रंप ने हटाई थी ना 2018 में, एक तरफा ढंग से। उसके बाद उन्होंने अपना परमाणु संवर्धन जारी कर दिया। तो आप ही चिढ़ा रहे उनको। ट्रंप और उसके चेले ने पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी को, शांति को, सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। और कमाल देखिए, अब जितने भी ईरान के ऊपर से सारे जहाज जाते थे, उधर से पूरा एयर ट्रैफिक और सारी चीजें, और थोड़े दिन में समुद्री ट्रैफिक भी, और जो तेल का आदान प्रदान है, जो आवागमन है, आयात निर्यात, वो सारे का सारा। तो पूरी दुनिया खड़ी देख रही है, और कैसे अमेरिका का एक बिगड़ैल औलाद, इजराइल अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है,
जिसको चाहकर भी वो कभी रोकता नहीं है, उसको यूज करता है मिडिल ईस्ट में बाकी सब पे दबाव बनाए रखने के लिए। छोटा सा देश है, और जिस तरीके से उसने ईरान पे हमला किया है, ये इस बार बिना कंसिक्वेंसेस के नहीं होगा। पिछली बार आपने देखा इन्होंने वहां पे हमला किया था, उन्होंने सिंबॉलिकली रिटेलिएट करके छोड़ दिया था, क्योंकि अमेरिका ने बीच में कहा, मध्यस्थता की। इस बार आपको क्या लगता है कि ट्रंप की कोई बात मानेगा ईरान के अंदर? जब उनकी सारी मिलिट्री लीडरशिप निपटा दिया आपने, तो उनकी कौन सुनेगा? और अगर आयतुल्ला खमेनी सुनेंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो सबके लिए एक सर्वाइवल का सवाल हो गया है। और ये जो संघर्ष शुरू किया इजराइल ने, शुरू तो कर दिया, ये खत्म कौन करेगा, कब होगा और कैसे होगा, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेशन आशीष भाई है। पूरे रीजन की और पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गई है आज सुबह जब से ये हमले हुए। लेकिन हेमंत भाई, ये जो आपने बताया कि अमेरिका अनजान है, मैं जरा इस खबर को ले आता हूं, जो खबर मैंने कहा था 10 मिनट के बाद। जरा लाइए, खबर लाइए स्क्रीन पर। ये पढ़िए गौर से, मैं कहूंगा पढ़िएगा सब। इस हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की, बट बिल्कुल साफ एक तरफा कार्रवाई। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। इजराइल ने हमें सलाह दी कि उनका मानना है कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने हमारी सेनाओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और हमारे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ निकट संपर्क में बने हुए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, मैं कहा ना दोगलापन, दोगलेपन की जो इंतहा है। अटैक हो गया, तबाही मचा दी, उसके चीफ को मार दिया, उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को मार दिया, वैज्ञानिकों को मार दिया, 6 ठिकाने तबाह कर दिए। अमेरिका के लोगों को नहीं निशाना बनाना चाहिए। हम हमले में नहीं थे। बिना अमेरिका के सह के हमारे देश में बहुत प्रो इजराइल माहौल है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्रो इजराइल ये माहौल कौन बनाया? ये संघियों ने और ये मोदी के इकोसिस्टम ने बनाया। देखिए, हम कहते हैं विदेश नीति में आप किससे संबंध रखो, आपको तय करना। लेकिन जो प्रो इजराइल, कैसे लगता है कि इजराइल और हम, मतलब हम लोग और इजराइल वाले साथ में कंचे खेलते थे बचपन में, गोली खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, उस टाइप का माहौल बना दिया है। वो एक चैनल वाला बताया कि इजराइल के यहूदी यहाँ के यादव थे। मतलब जो जितना नॉनसेंस परोसा जा सकता है वो तो भारत में ही, ये पकवान सिर्फ भारत में बनती है, नॉनसेंस व्यंजन। जितना परोस सको परोस दो, बनाओ और परोसो। वो इजराइल, अब देखिए आप विश्व समुदाय में क्या फेस लेकर के जाओगे? अमेरिका अपनी ताकत की वजह से दोगलापन करता है। आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास सिवाय मुंह के लफ्ताजी के कुछ है नहीं कि आप दोगलापन भी कर पाओ अपने सर्द पे। वो अपना सर्द पे दोगलापन करता है अपनी ताकत की वजह से। आपके पास तो वो है नहीं, उसका दोगलापन देखिए। अभी जो कहा हेमंत भाई ने कि पहले से 3-4 दिन से कह रहा था, कह ही नहीं रहा था। इराक से अपने सैनिकों को वापस बुलाया उसने। ये संकेत था, जब इराक से बुलाया उसी समय ये मान लिया गया था कि अब कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। उसको सारा कुछ उसके इशारे पर हुआ है। वो इजराइल को इस्तेमाल करता है अपने टारगेट को चुनने के, अपने टारगेट पर प्रेशर बिल्ड करने के। ईरान पर लगातार, पिछले थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, ईरान के साथ वो परमाणु डील करने के लिए, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपने ऑब्जर्वर भेजने के लिए लगातार पिछले एक पखवाड़े से या महीने भर से ईरान पर लगातार दबाव बनाए। हालांकि ईरान के साथ तो हमेशा अमेरिका का चला टसल, लेकिन इधर और ज्यादा दबाव बनाए। इस बीच जब ईरान ने उसको आंखें तरेरी कहा कि हम नहीं परमिशन देंगे, तो इजराइल का इन्वॉल्वमेंट उस समय शुरू होता है कि अब अटैक करेंगे हम उसके न्यूक्लियर ठिकानों। जैसे ही अटैक हुआ, ये पहला फेज कंप्लीट कर दिया उसने। अब अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत चाहते हैं, हो ईरान हम पर नहीं अटैक करे, मतलब हमारे लोगों को नहीं निशाना बनाए। यानी ये क्या सीधा सवाल है, क्या अमेरिका प्रेशर बिल्ड करने के लिए, प्रेशर टाइटिस की वजह से, मतलब किसी भी देश के किसी भी हिस्से पर अटैक करवा सकता है? इजराइल जैसे उसने पालतू रखे हुए हैं कि जिनके जरिए अटैक करवाता है। ईरान के साथ बहुत साफ कह दें, यहाँ पर जितने जितने
जाहिल जाहिल अंधभक्त और कथित राष्ट्रवादी हैं, उनको ये पता नहीं है कि भारत और ईरान के संबंध क्या है। मैं बहुत सारे खाली मुस्लिम कंट्री सुन करके उछलने लगते हैं। ईरान के साथ भारत के व्यापारिक जो है ग्रोथ में जो सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद पाले हम बैठे थे, अब तो ग्रहण लग गया उस पे। सबसे बड़ा जो हमको सीधे सीधे जोड़ देता रसिया से, सीधे सीधे हमको जोड़ देता काबुल से, सीधे सीधे हमको जोड़ देता यूरोप से। वो रूट चाबहार पोर्ट का रूट जो था वो भारत ईरान का ज्वाइंट वेंचर था, भारत उसमें पार्टनर था। हालांकि अमेरिका के दबाव में उससे मोदी जी ने कदम पीछे खींचे। अमेरिका के दबाव में मोदी जी सबसे कदम पीछे खींच लेंगे, ट्रंप के दबाव में वो सबसे कदम पीछे खींच लेंगे। वो भारत को कहेंगे पीछे से खड़े हो जाओ और लाइन यही शुरू होती है, उल्टा देखो लाइन। तो ईरान मित्र रहा है। अभी मैं आगे और बात बताऊंगा। आप अभी जब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ईरान हमारे ज्यादा करीब है और वर्ल्ड ऑर्डर में फंसा देंगे मोदी जी, जो इनके जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी है, फंसा देंगे इसमें। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या ये अमेरिका प्रेशर बिल्ड करने के लिए किसी भी देश में सर्वनाश करने के पर आमादा है और अपने आप को शांति दूत कहता है? यही दोगलेपन की मैं बात कर रहा हूं हेमंत भाई। नहीं आशीष जी, मैंने इसमें जो चीज आपने बताई, मार्को रूबियो की आपने स्टेटमेंट दिखाई, मैंने आपको एक स्टेटमेंट और भेजी है अभी लेटेस्ट, जो राष्ट्रपति हाँ ट्रंप की स्टेटमेंट है। हाँ, वो वो भी भी लाते दिखानी हैं। चाहिए दर्शकों को। लाइव वो तो लाइव इस लाइव। सारे खेल का रिमोट तो ट्रंप के पास है ना। ट्रंप ने क्या कहा, हमले की पहले से जानकारी थी। उनका विदेश मंत्री क्या कह रहा है कि यूनिलेटरल कार्रवाई है। वो कह रहे हैं कि हमें पहले से जानकारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्हें पहले से पता था कि इजराइल ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने वाला है। और ट्रंप ने यह बयान अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज के एंकर के साथ बातचीत में दिया, जो ईरान पर हमले के बाद हुई। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हम फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे। बातचीत की मेज पर चल ही रही है बातचीत, ये दोगलापन। वो डेफर हुई है, तुम्हारे कारण हुई है। लगातार वो तो बात कर ही रहे हैं। उनका केवल एक है कि आप हमारे आर्थिक प्रतिबंध हटाइए। ये आर्थिक प्रतिबंध हटा नहीं रहे। इनको यूनिलेटरल चाहिए कि हम हटाएंगे भी नहीं और तुम पहले इसको खत्म करो। ये जो चीज है बेसिकली दुनिया पे दादागिरी करने की और थानेदारी करने की, ये अमेरिका की प्रवृत्ति नहीं। ट्रंप तो केवल उसके एक प्रतीक है। ईरान को जब कंट्रोल करने की बात आई तो 2015 में आपको याद होगा ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था साइन। उसमें यही था कि हम परमाणु डेवलप नहीं करेंगे, हम अपने जो परमाणु है उसको मेडिकल साइंसेज के लिए और एनर्जी के लिए यूज करेंगे और आप हमारे आर्थिक प्रतिबंध हटा लीजिए। इसी पे तो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। 18 में ट्रंप ने उसको यूनिलेटरली अमेरिका उससे बाहर चला गया। क्यों? देखिए, अमेरिका की एक मूल चीज फाल्ट लाइन समझनी पड़ेगी। कोई भगत कुछ भी कहता रहे, अमेरिका विशुद्ध रूप से एक हथियारों का व्यापारी देश है। दुनिया के किसी कोने में अगर शांति और ये बहाल रहता है तो उसके धंधा कहां से चलेगा? और तो कुछ वो बनाते नहीं, वो केवल हथियार ही बनाते हैं, हथियार ही बेचते हैं। तो दुनिया जितनी डिस्टेबलाइज होगी, जितना उसमें असुरक्षा का भाव होगा, तभी तो हथियार बिकेंगे। राजी खुशी में शादी में तो कोई हथियार खरीद नहीं रहा। तो इसी के लिए, इसी तरीके से उन्होंने आपने यूक्रेन का क्या हाल किया देख लीजिए। यूक्रेन की सारी खरीद संपदा लूटने का काम ट्रंप ने किया, जबरदस्ती उनके साथ डील की। तो ये बेसिकली इस पहले जो अमेरिकी प्रशासन होते थे वो छुप के करते थे, गुपचुप तरीके से करते थे। ये अब नई शर्मनिरपेक्षता है कि वो ओवल ऑफिस में बैठ करके जिस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं लाइव कैमराज के सामने, वो एक नई चीज होगी कि शर्मनिरपेक्षता की ऊपर वाली लिमिट, कि सरेआम व्यापार करूंगा। किसी देश से अपना जहाज गिफ्ट में ले लेते हैं, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बोल देते हैं कि काश तुम्हारे पास जहाज होता। उनको कोई शर्म नहीं। तो इस तरीके के सनकी लोग जो मर्क्यूरियल कैरेक्टर हैं, वही नेतन्याहू भी है। आप देखिए, हमास के नाम पर उसने पूरे का पूरा गाजा खत्म कर दिया। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है। और ईरान की आपने बात की, ईरान के भारत के संबंध हजारों साल से हैं। जब हम अपने कच्चे उसका मसाले का व्यापार करते थे, तब से हमारे उनके संबंध, तब से। हाँ, फारस की खाड़ी और वो चीजें आपको ध्यान होगी जो अपन पढ़ा करते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो ये जो आजकल के 4 आने के भगत आए, इन जाहिलों को कुछ नहीं पता, ये केवल रहम के पात्र हैं। इनको तो नाम दिखना चाहिए ईरान, मुसलमान, बस। यूएई में जाते हैं मोदी जी, वहां के उस पर गले पड़ते हैं, वो बहुत महान काम है। लेकिन ईरान को इजराइल ने ठीक कर दिया तो ये बल्ले बल्ले है। इनको कोई समझ नहीं है, इनकी कोई चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आज की तारीख में दुनिया की शांति और स्थिरता को बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है नेतन्याहू के इस एक्शन ने। और आप देखिए, जब यूएन सीज फायर की बात कर रहा था गजा के अंदर, तो अमेरिका ने उसको वीटो किया।
अकेले अमेरिका ने अपने उस पर रुकवाया, नहीं तो सीज फायर हो जाता। 3 दिन पहले की बात है। तो बेसिकली कंप्लीट आतंकवादी हरकतें हैं ये, दुनिया के नैरेटिव को कंट्रोल करने की। और देखिए नेतन्याहू का तो मैं आपको पहले भी कहता था, जब वो हमास के नाम पर जो कदर कर रहा था गजा में, मैंने आपको तब भी एक बात कही थी कि ये आदमी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और टू दैट एक्सटेंड के इजराइल भी खत्म हो जाएगा। इजराइल है ही कितना, जितना आपका केरल राज्य है उतना इजराइल का एरिया हाँ। केरल जितना है, सोच लीजिए आप। और उससे कितना बड़ा है, ये अपने क्या नाम है, 8 गुना बड़ा है लगभग ईरान। तो उसका तो कितना क्या बिगाड़ नहीं, लोगे, आज लेकिन तक अगर और उसने ज्यादा बड़ा है, और ईरान तो इजराइल से ज्यादा बड़ा है। 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है इराक का, हाँ, ईरान का जो और सरफेस एरिया। इजराइल और कितना है? इस भाई का 21,640 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसलिए मैंने कहा कि 21,000 और 16 लाख, 80 जी गुना जी, बड़ा है गुरुजी, 80 अस्सी, गुना सॉरी बड़ा। 80 गुना, सॉरी सॉरी सॉरी। वो दुनिया का 17वां बड़ा देश है, और ये भाई साहब दुनिया के 142वें देश है साइज के हिसाब से। लेकिन ठीक है, अमेरिका का वरदस्त है तो जो मर्जी करते रहे। लेकिन इस बार इसराइल की जनता भी लगातार तंग आ चुकी है, चाहे वो गजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के, और इनके खिलाफ भी अपनी पार्लियामेंट में लगातार तमाम तरह के प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कल भी बात थी, मूव कर किया था किसी ने। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये व्यक्ति आत्मरक्षा के नाम पर कुछ भी करता रहेगा, और दुनिया की सुरक्षा को, स्थिरता को इस तरीके से खतरे में डालता रहेगा। और यूएन जैसी जो संस्था बनाई थी आपने 40s के दशक में, वो इसलिए बनाई थी, लेकिन आज की तारीख में उसने भी अपना महत्व एक तरीके से खो दिया है। आज की तारीख में अमेरिका और उसके दोस्त जो चाहे हैं, जैसे चाहते हैं, जिसके खिलाफ चाहते हैं वो कर लेते हैं, और पूरी दुनिया देखती रह जाती है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा, मैंने इसीलिए कहा आपको कि 80 सालों के बाद किसी परमाणु स्टेब्लिशमेंट को टारगेट करके करना, मान लीजिए वहां पर रेडिएशन लीकेज हो गया, क्या हालत होगी दुनिया की, और क्या ईरान की हालत होगी। ये सारी चीजें सोचने की है। और ट्रंप जो भारत पाकिस्तान के नाम पर जो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के चक्कर में है ना, उनको ये सोचना चाहिए अंतर्मन में झांक करके कि ये मानवता और विश्व इतिहास उनको कैसे याद करेगा, एक जोकर के तौर पे, एक मस्करे के तौर पर, एक युद्ध पिपासु के तौर पे, एक देश को नष्ट करवा देने वाले, पहले हमास का जो के नाम पर जो गजा में किया फिलिस्तीन के साथ, अब जो ईरान में जो कुछ हो रहा है। तो ये आने वाले दिनों में मुझे पूरा शक है कि इसकी अगर थोड़ा सा भी दायरा बढ़ा, देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कुछ चल रहा है उसमें पोलैंड लगातार खतरे की घंटी, रोमानिया में लगातार खतरे की घंटी बज रही है। अगर एक पटाखा भी वहां बज गया तो पूरा नाटो इन्वॉल्व हो जाएगा, पता है आपको इस बात का। और यहाँ पे अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जो बाकी देश अगर इन्वॉल्व हो गए ईरान के साथ, क्योंकि ईरान ने छेड़खानी नहीं की है, माफ कीजिएगा, ईरान ने कुछ भी नहीं किया। आत्मरक्षा तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ किसी ने हमला किया है क्या, कैसे कह सकते हैं। लेकिन उनका नैरेटिव है अमेरिका साथ है तो जो मर्जी करे। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है, और ये थर्ड वर्ल्ड वार की आहट आप इसको कह सकते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ये तो वो वाली स्थिति है। देखिए भाई, वो स्थिति है ना कि एक पड़ोसी आए, कहे भाई साहब दाल नहीं बनाना तुम अपने घर। क्यों नहीं हम दाल बनाएंगे? कुकर की सीटी बजेगी, हमारे यहाँ बच्चा उठ जाएगा। अरे क्या ये, तो अब तुम अपने घर में दाल नहीं बनाओ, कुकर की सीटी बजेगी, हमारे यहाँ बच्चा उठ जाएगा। ये इस टाइप का है ना कि ये जबरिया। आप कुछ भी कह देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी तो उस मुकाम पर है जहां पर टीवी पर बैठा हुआ गौरव आर्या तय करता है। उसका पता नहीं फौज का इतिहास क्या है, उसने क्या-क्या ईरान को कहा, वहीं से खटास पैदा करना शुरू कर दिया। उसने वहीं से खटास पैदा शुरू कर, एक सिविलियन अगर जो है भारत में, वो सिविलियन ही है। उसको तो किसी ने कहा, मुझे देखिए पुष्टि नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि उस फौज में करगिल युद्ध से पहले रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट ले लिया था। शॉर्ट सर्विस का ऑप्शन है, शॉर्ट सर्विस। हाँ, कि मुझे जानकारी मिली, पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन जो जानकारी मिली कुछ लोग फौज के बारे में जो, और इन अतिथियों के बारे में जो कथित रूप से अतिथि हैं, कथित अतिथि, उनके बारे में कुछ लोगों ने बताया कि ये ऐसा आदमी है कि ये ज्ञान देता है वीरता बहादुरी का। करगिल युद्ध जैसे ही हुआ, करगिल युद्ध से पहले रिटायरमेंट लेकर भागा, और दिन भर ज्ञान छांटता रहता है, जो है वीरता और बहादुरी के किस्से बताता है। तो ऐसे लोगों के हवाले हमारे देश का मुआवजा किसको है? प्रधानमंत्री नहीं बोलता, हमारा प्रधानमंत्री नहीं बोलता। हमारा प्रधानमंत्री बोलता है तो सिर्फ चुनावी भाषण करता, चुनावी बात छोड़ के कोई बात नहीं बोलता। उसका बड़ा क्लियर है, देखिए विजन बहुत क्लियर है हमारे मोदी। बोलूंगा सिर्फ वोट के लिए बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। उसके बाद सारे सबको छूट है बोलने के लिए, जितने हैं पालतू, इनको छूट है, कुछ बोले, कहीं जाकर बोले। यहाँ पर भारत के लिए जो संकट है, फिर मैं आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि ये दर्शकों को समझना होगा। पाकिस्तान भारत में घुस करके
आतंकी घुसाया न, मैं इसीलिए कह रहा हूं घुस करके नरसंहार करवाता है, आतंकी घुसा के नरसंहार करता है। पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग करता है, सीज फायर वायलेशन करता है, सब कुछ करता है। भारत के तमाम हर चौथे पांचवें दिन तो बॉर्डर पर एक आध शहादत हो ही जाती है, हफ्ते भर में 10 दिन में एक आध शहादत हो ही जाती है। बॉर्डर एरिया में, पुंछ जैसे एरिया में दर्जनों लोग मारे गए उसके जो है वैसे हिंसक गतिविधियों की वजह से या युद्ध जैसी कार्रवाई की वजह से मारे गए तमाम लोग। जम्मू कश्मीर में उसी द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की देन है कि अब तक सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं। उस पाकिस्तान पर हमने कार्रवाई की, टारगेटेड कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध नहीं था ना, टारगेटेड कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर। उसमें टपका और आज फिर बोला है, आपको पता है हेमंत भाई, आज फिर बोला है, मैं लेटेस्ट बताता हूं कि युद्ध विराम मैंने करवाया पाकिस्तान और भारत के बीच, फिर बोला है। लेटेस्ट है, ये 13वीं बार या 14वीं बार हो गया, जब ये अटैक के बाद, इजराइल के अटैक के बाद ये बात उसने बोला। अब देखिए कितना बेशर्म इंसान है, कितना बेशर्म इंसान है कि उसके बाद बोला, उस हमले को कह रहा है कि इजराइल अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर, और भारत की कार्रवाई को वो कह रहा है कि हमने ट्रेड की धमकी दे करके रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया। मतलब क्या भारत तुम्हारा पिछलग्गू है? नरेंद्र मोदी को तुम बना, भारत को तुम पिछलग्गू कैसे बना लोगे भाई? भारत तुम्हारे इशारे पे चलेगा, जैसे कॉलेज में गुंडों के चेले होते हैं उस टाइप का तुम समझ रखते हो कि पीछे पीछे चलेगा, यहाँ पे चाय लाओ पानी लाओ लाएगा। नहीं आशीष भाई, ट्रंप और उसके चेलों का यही सपना है कि ऐसा ही वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है उन्होंने। जो आपने उदाहरण दिया ना कॉलेज वाला, एग्जैक्टली जो नेतन्याहू है वो ट्रंप के लिए वैसे ही है। ट्रंप बड़े वाले हैं, वो छोटे वाले हैं, टारगेटेड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ क्या कह रहे हैं, 13वीं बार ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम कराया, शांति के दूत तो वहीं। वो जो मैंने उस दिन पहले दिन चिंता जाहिर की थी, 2 दिन बाद वो मोदी जी के सामने क्या करेंगे G7 में, पहला सवाल तो एक। दूसरा, जो पाकिस्तान की सेना का प्रमुख आसिफ मुनीर, जो अपना पहलगाम हमले से 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत और भारत के बारे में क्या क्या बकवास की, उसके बाद वो हमला होता है। और उस आसिफ मुनीर को, जिसको जिहादी जनरल कहता है पूरा पाकिस्तान, उस आसिफ मुनीर को कल अमेरिका बुलाया है, 14 तारीख है कल अमेरिका का नेशनल डे, आर्मी डे है। वहां पर उस व्यक्ति को स्पेशली गेस्ट बनाया है। यानी कि जो भारत से पंगे ले रहा है वो ट्रंप का और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का इतना प्यारा है, और भारत के बारे में जो उनकी राय है रह करके उसको, कि पाकिस्तान को तो कोई शर्म है नहीं। पाकिस्तान तो इस बात को एंजॉय करता है कि भाई हमारे सिर पे अमेरिका का हाथ है, हम सॉवरेन कंट्री के तौर पर हमें इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन मोदी जी उसका खुल करके ये नहीं कह पा रहे कि नहीं इनका कोई रोल नहीं था, एक बार भी नहीं कहा। हमारे डीजीएमओ, हमारे ये सब करके। मुझे आप एक बात आइए, आप कह रहे कि ट्रंप इतना बेशर्म है, नहीं, सवाल ये है कि उसने 13वीं बार कह दिया, आप पहली बार में इफेक्टिवली जवाब दे देते ना उसको, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती दोबारा। चूंकि आप जवाब नहीं दे रहे हो इसलिए उसकी हिम्मत पड़ रही है। और मेरी चिंता वही है, 2 दिन बाद जब कनाडा के अंदर जो आमने सामने अल्बर्टा में मुलाकात होगी, वहां की प्रेस ब्रीफिंग में या वहां पे आते टाइम या जाते टाइम एयरफोर्स वन में बोल दिया, फिर क्या करेंगे आप? और मुंह पे बोल दिया तो क्या करेंगे? ये सवाल है। और ये देश सारा उसी की तरफ देख रहा है कि हमारी संप्रभुता को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है राष्ट्रवाद के नाम पर। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में ट्रंप जो है ना, वो सनकी है, सारी बात है, लेकिन अनाड़ी होने के बावजूद भी वो सारी चीजों को टेक्टिकली खेलता है, वो अपने कार्ड्स को खेलता है। आज वो अगर पाकिस्तान को शेयर दे रहा है तो वो बिना कारण नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और अगर इनको नेतन्याहू को इन्वॉल्व करके यूज कर रहा है, वो भी बिना कारण नहीं है। वो दोनों लड़के मरते रहेंगे, अगले के तो हथियार भी करें, बहुत बढ़िया बात है। जो बाइडेन के समय में भी हथियार गए थे अपने क्या नाम है यूक्रेन को या यूरोप को, उसका भी पैसा चार्ज कर लिया बाइडेन ने, अपने क्या नाम है ट्रंप ने। जो उससे पहले जा चुके, जो एड के तौर पे गए थे, उसका भी सारी डील कर ली। तो इन लोगों का व्यापार और धंधा और डील, ये तीन ही चीज यूएसपी है। उसको आप अमेरिकी राष्ट्रपति समझ के भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पद पे, इसलिए हम सब भूल कर रहे हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति है। उसका काम केवल और केवल लुटेरों को संरक्षण देना, और अपने जो उसका एजेंडा है उसको पूरे करने वाले जो भी है वो उसके प्रिय है। और वो कौन लोग हैं? जो पूरी दुनिया में अनिश्चितता फैलाए, जो असुरक्षा फैलाए। पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे ज्यादा असुरक्षा फैलाता है, इजराइल सबसे ज्यादा गदर मिडिल ईस्ट के अंदर मचाता है, वही दोनों उसके प्रिय हो गए।
तो आप समझ लीजिए ट्रंप के इरादे क्या है। हथियार बेचने हैं, हथियार बेचने का माहौल बना रहे हैं। आप इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए कि उन्होंने 13वीं बार कह दिया, वो 15 बार भी कहेगा, 25 बार भी कहेगा, उसको लेना है नोबेल प्राइज। अब ये आपके ऊपर है कि आपके प्रधानमंत्री उसको इफेक्टिव सनद दे पाते या नहीं दे पाते। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में मुंह पे ये कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन वो ठीक है, शर्मनिरपेक्ष ही करके उसने छोड़ दिया उसको। क्या हम ऐसे जवाब दे पाएंगे उनको कोई? और अगर नहीं देंगे तो वो बोलते रहेंगे, आप बुरा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो बोलेंगे। उनको रोकने की हिम्मत आपके अंदर है नहीं। चलिए, हालत ये है, हालांकि अब ये जो अटैक हुआ है, इसका जवाब ईरान की तरफ से कहा गया है कि इसका हम जवाब देंगे। क्या होता है इस पर नजर बनी हुई है, लेकिन जो हुआ है वही दुनिया के लिए बहुत ही खतरे का, बहुत बड़े खतरे का अलर्ट है। और रही बात नोबेल शांति पुरस्कार की, जिसे दोगलेपन का नोबेल मिलना चाहिए, वो शांति का नोबेल तलाश रहा है। सोचिए, भारत के लिए मैं फिर कहता हूं, बड़ा बड़ा अलर्ट है ये, बहुत बड़ा। ये रेड अलर्ट है जयशंकर और मोदी। ये पूरी जो जुगलबंदी है, ये क्या विदेश नीति अपनाती है, आगे अपने रिलेशंस कैसे, क्योंकि दोनों ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत के हित जुड़े हुए हैं, वहां पर तलाशना होगा। अगर हालात और तनावपूर्ण हुए और ये युद्ध में तब्दील हो गई स्थिति, तो इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे इसमें, और भीतर बहुत सारे जो है तार जुड़ेंगे यहाँ वहां दुनिया भर में, तो वो सब लेकर के आएंगे, खोलने की, सुलझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।